चुने हुए लोगों का स्वागत है। सुनो, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने एक चॉइस बनाई थी। और अब उनके कर्मों का बिल प्रिंट हो रहा है, वो भी फुल कलर में। जरा इस बात को दिल में उतरने दो। देखो, दर्द हमेशा हादसों के कपड़िढों में नहीं आता। कभी कभी वो डिजाइनर धोखे के रूप में आता है, बिल्कुल तुम्हारे भरोसे के नाप का सिला हुआ। और सबसे बुरी बात क्या है, ये सब अचानक नहीं हुआ था। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ, जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। और साथ में परोसी गई थी मासूमियत की एक झूठी प्लेट। एक साइकोलॉजी स्टडी के मुताबिक जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं वो अक्सर खुद को यकीन दिला लेते हैं कि असली विक्टिम तो वही है। वाह, क्या माइंड गेम है, इतना जबरदस्त कि ऑस्कर जीत जाए। और उन्होंने ये रोल निभाया भी क्या खूब था, है ना? पर एक बात है जो उन्हें कोई नहीं बताता। जिंदगी शायद तुम्हारे टाइम के हिसाब से न चले, पर वो ये कभी नहीं भूलती कि किसका उधार कहाँ चुकाना है। तुमने कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोचा था, तुमने ओवर रिएक्ट नहीं किया था, और नहीं, तुम्हारा दर्द कोई मजेदार गलतफहमी नहीं थी। हाँ, अब वही हाथ जो तुम्हारा अंत लिखने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने ही अधूरे चैप्टर के बोझ तले कांप रहे हैं। देखते जाओ, कर्मा हमेशा दरवाजा नहीं खटखटाता, कभी कभी वो लात मारकर दरवाजा तोड़ ढह देता है। पहली बात, उन्होंने कोई गलत हिसाब किताब नहीं लगाया था। उन्होंने तुम्हारी खामोशी पर शर्त लगाई थी, एक ठंडी सोची समझी शर्त कि तुम चुप रहोगे, टूटे रहोगे, छोटे बनकर रहोगे। इसलिए नहीं कि उन्हें लगता था कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी ताकत उन्हें बेचैन करती थी। सच तो ये है कि तुम्हारी रोशनी उन सभी चीजों को उजागर कर रही थी जिन्हें वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तुम्हारी रोशनी को ही बुझाने की कोशिश की। उन्होंने जो किया वो किसी कंफ्यूजन या अज्ञानता में नहीं किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो साइलेंट ट्रीटमेंट, वो गैस लाइटिंग, वो मजाक के पीछे छिपे हुए ताने, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। वो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो तुम्हें तोड़ ढहने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से समझ पाते कि तुम कौन हो। उन्होंने तुम्हें कम नहीं आंका था, उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम खुद को कम आंकोगे। उन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि तुम्हारा दिल तुम्हारे रास्ते में आ जाएगा, तुम्हारी हमदर्दी तुम्हारी ही जेल बन जाएगी। हर बार जब तुमने उन्हें शक का फायदा दिया, हर बार जब तुमने अपनी गट फीलिंग पर शक किया, उन्होंने इसे इस बात का सबूत माना कि उनका मैनिपुलेशन काम कर रहा है। उन्होंने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी अच्छाई नहीं समझा, उन्होंने उसे अपनी इजाजत समझ लिया। यही तो वो कड़ीडी डीचवा सच है जिसे ज्यादातर लोग जोर से नहीं बोलना चाहते। वो धोखा अचानक नहीं हुआ था, जिस तरह से वो चले वो जानबूझकर था। सोची समझी खामोशी, क्रूरता के ठीक बाद दिखाई गई झूठी दया। उन्हें तुम्हें बस इतना कंफ्यूज करना था कि तुम उन्हें छोड़ ढाकर न जाओ, पर इतना दर्द भी देना था कि तुम कभी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस न करो। ये कोई नादानी नहीं, ये कंट्रोल था। पर यहाँ एक ट्विस्ट है जो उन्होंने नहीं देखा था। तुमने नोटिस करना शुरू कर दिया, शायद तुरंत नहीं, शायद साफ साफ नहीं, पर तुम्हारे अंदर कुछ था जिसने डॉट्स जोड़ने शुरू कर दिए। और एक बार जब तुम खेल समझ जाते हो तो तुम उसे भूल नहीं सकते। एक बार जब तुम समझ जाते हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तो शर्म का बोझ हट जाता है और तभी सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने तुम्हारी खामोशी पर शर्त लगाई थी और वो हार गए। और अब जो शोर उन्हें सुनाई दे रहा है वो बदला नहीं है, वो तुम्हारी आवाज है जो लौट आई है, पहले से कहीं ज्यादा साफ, मजबूत और ऐसी जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन नहीं था, ये मुस्कुराहट के साथ की गई क्रूरता थी। ये एक ऐसी बेरहमी थी जो आकर्षण में लिपटी हुई थी, एक मुस्कान के साथ परोसी गई थी और एक एहसान की तरह दी गई थी। यही तो वो हिस्सा है जो लोग मिस कर देते हैं। ये सिर्फ किसी का बुरा दिन नहीं था, ये एक ऐसा इंसान था जिसे ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहा है, और फिर भी उसने वो किया। और सबसे टेढ़ी बात, वो सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो तुम्हें चोट पहुंचाकर खुद को मासूम भी दिखाना चाहते थे। उन्होंने तुम्हें बर्बाद करते हुए भी मुस्कुराया। उन्होंने इसे प्यार का नाम दिया। एक दिन तुम्हारी तारीफ की, अगले दिन तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, और फिर तुम्हें अपना ही संतुलन खोते हुए देखा। ये कोई गलतफहमी नहीं, ये इमोशनल जंग थी और वो इसमें माहिर थे। उन्होंने सबके सामने अच्छा होने का नाटक किया और अकेले में तुम्हें तोड़ कर रख दिया। और जब तुमने आखिरकार विरोध किया तो इसे गलतफहमी कह दिया। उनका मकसद तुम्हारे साथ कुछ बनाना कभी था ही नहीं, मकसद तो तुम्हें अस्थिर करना था।
और साथ में खुद को विक्टिम दिखाना था। इस तरह की क्रूरता शोर नहीं मचाती, ये खामोश और चालाक होती है। इसे चीखने की जरूरत नहीं, इसे बस सच को इतना मरोधने की जरूरत है कि तुम्हें अपने रिएक्शन पर ही शर्म आने लगे। ये सही पल का इंतजार करती है और फिर धीरे से हमला करती है, ताकि कोई दिखाई देने वाला घाव न छूटे। क्योंकि मकसद पकड़े जाना नहीं था, मकसद कंट्रोल करना था। तीसरी बात, तुम कोई कोलैटरल डैमेज नहीं थे, तुम टारगेट थे। ये सच चुभता है, पर ये जरूरी है। बहुत से लोग अपने की को ये कहकर हल्का कर देते हैं कि ये सब गलती से हो गया, कि तुम बस उनकी गद्दब्धी के बीच में आ गए थे। पर ईमानदारी से कहूं तो उन्हें ठीक ठीक पता था कि निशाना कहाँ लगाना है, और उन्होंने जानबूझकर तुम्हें ही चोट पहुंचाई। जिस तरह से वो तुमसे बात करते थे, जिस तरह से वो चीजों को रोकते थे, जिस तरह से वो सिचुएशन को मैनिपुलेट करते थे, ये सब अचानक नहीं था। ये डिजाइन किया गया था, नपातुला और पर्सनल था। तुम वहां सिर्फ इत्तेफाक से नहीं थे, तुम्हें चुना गया था। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम भरोसेमंद थे, क्योंकि तुम परवाह करते थे। उन्होंने तुम्हारी वफादारी को देखा और सोचा कि तुम पलटकर लड़ोगे नहीं। उन्होंने तुम्हारे दिल को तुम्हारे ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और फिर पीछे हटकर तुम्हें खुद को दोष देते हुए देखा। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उस नुकसान को सोख ले जिसका वो खुद सामना नहीं करना चाहते थे। सच तो ये है कि ये कोई मुश्किल दौर नहीं था, ये एक जाल था। उन्होंने तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी आत्मसम्मान को एक एक करके निशाना बनाया। और सबसे बुरी बात, वो शायद ये कहकर चले गए कि प्रॉब्लम तुम ही थे। उन्होंने अपनी कहानी में तुम्हारा एक ऐसा वर्जन बनाया जिससे उन्हें रात को चैन की नींद आ सके। पर सच झूठ नहीं बोलता। बार बार दिया गया दर्द एक पैटर्न होता है, और पैटर्न हमेशा प्लान किए जाते हैं। तुम उनके हंगामे में कोई बात की सोच नहीं थे, तुम उसके सेंटर में थे। और अब जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, उनकी मासूमियत का भ्रम भी टूट रहा है। चौथी बात, उन्होंने सिर्फ लाइन क्रॉस नहीं की, उन्होंने उस लाइन को ही मिटा दिया। धीरे धीरे, बार बार, जब तक तुम ये सवाल करने नहीं लगे कि क्या वो लाइन कभी थी भी। एक दिन तुम्हारी अपनी सीमाएं थीं, अगले दिन तुम उन सीमाओं के होने के लिए माफी मांग रहे थे। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे नियमों को फिर से लिखा और तुम्हें उन्हें लागू करने की कोशिश के लिए दोषी महसूस कराया। हर बार जब तुमने मजबूत खदेदे होने की कोशिश की, तो उन्होंने इसे तुम्हारी कमी बना दिया। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम कंट्रोलिंग हो, या तुमसे प्यार करना मुश्किल है, तो तुम सिकुड़ धने लगे, अपनी आवाज धीमी करने लगे, और वो हर बार और ज्यादा लेते गए। मकसद कभी गलत फहमी नहीं था, मकसद कंट्रोल था। और जब तुमने आखिरकार विरोध किया, तो उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे वो हैरान हैं, जैसे तुम्हारी सीमाएं कोई अचानक और अनुचित मांग थीं। पर वो हमेशा वहीं थीं, बस तुमने आखिरकार उन्हें याद कर लिया। अब वो असहज हैं, इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मिटाने वाला अब काम नहीं कर रहा। वो लाइन वापस आ गई है और वो उसके गलत साइड पर खड़ी है। पांचवी बात, उन्होंने अपनी शांति तुम्हारे तूफान पर बनाई थी। हर बार जब तुमने चीजों को संभाला, खुद को चुप कराया, या सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए इल्जाम अपने सिर ले लिया, तो उन्होंने चैन की सांस ली। पर सच तो ये है कि उनकी शांति कभी भी बराबरी की नहीं थी। ये एक सिस्टम था और तुम उसकी नींव थे। तुम तनाव को सोख रहे थे, तुम उनकी गंदगी साफ कर रहे थे, तुम अपनी जरूरतें कुर्बान कर रहे थे ताकि उन्हें अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। वो शांत रहे क्योंकि तुम लगातार इमोशनल तूफान में थे। वो संयमित दिखे क्योंकि तुम पर्दे के पीछे दो लोगों का इमोशनल वजन उठा रहे थे। वो आराम करते थे जबकि तुम अपराध बोध, कंफ्यूजन और चिंता से जूझते थे, और उनमें तुम्हें ड्रामेटिक कहने की हिम्मत थी, जबकि वो तुम्हारी ही इमोशनल मेहनत का फायदा उठा रहे थे। पर अब वो ढांचा हिल रहा है क्योंकि तुमने वो बोझ उठाना बंद कर दिया है। तुमने वो सब अपने अंदर लेना बंद कर दिया है जो तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारे तूफान के बिना उनकी बनाई हुई शांति ढह रही है। वो उस खामोशी को नहीं संभाल सकते जब तक तुम शोर को सोखने के लिए वहां न हो। और आखिरी बात, तुमसे माफी की उम्मीद नहीं थी, उनसे जवाबदेही की उम्मीद थी। पर न जाने कैसे लोगों ने माफी को एक नैतिक जिम्मेदारी बना दिया, जैसे कि हीलिंग तभी मानी जाएगी जब गले लगाकर सब कुछ साफ कर दिया जाए। और जिन लोगों ने नुकसान किया वो आजाद घूमते रहते हैं, बिना किसी माफी के, बिना किसी परिणाम के। तुमसे उम्मीद की गई कि तुम बड्ढे बनो, जाने दो, ये कहे बिना कि उसे अपने अंदर रखने की कीमत क्या थी। यहाँ सच ये है, तुम बिना सुलह किए भी हील कर सकते हो।
तुम ये दिखावा किए बिना भी शांति पा सकते हो कि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम दूसरों को आराम देने के लिए देते हो, और ये निश्चित रूप से जवाबदेही से पहले नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना माफी सिर्फ गलतियों को मिटाना बन जाती है। ये उन्हें बताती है कि उनके कामों का कोई मतलब नहीं था, और तुम्हें बताती है कि तुम्हारा दर्द असली नहीं था। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के ऐसे ही मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर आवाज मायने रखती है। लेकिन यार, ये बोझ तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हारी कहानी जलाई, उसे शांति से खत्म करने का ठेका तुमने नहीं लिया है। अगर उन्हें माफी चाहिए थी, तो पहले जिम्मेदारी लेना सीखना था। तब तक तुम्हें इसे जाने देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसे महसूस करने की, इसे अपने अंदर उतरने देने की पूरी इजाजत है। नंबर 7, वो भेदत की खाल में भिद्दिए नहीं थे, वो भिद्दिए थे जो तुम्हें अपनी ही समझ पर शक करना सिखा रहे थे। असली खेल यही था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं छिपाया कि वो कौन थे, उन्होंने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम कौन हो। ये किसी एक बड्ढे धोखे के बारे में नहीं था। ये धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी गट फीलिंग्स को, तुम्हारी सच्चाई की समझ को खत्म करने के बारे में था। जब तक कि तुम हर चीज पर, यहाँ तक कि अपने दर्द पर भी शक करना शुरू न कर दो। उन्हें सीधे सीधे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस बातों को हल्का सा घुमाना था। तुम्हें ये महसूस कराना था कि तुमने गलत समझा है। तुम्हें इस बात के लिए दोषी महसूस कराना था कि तुमने बताया कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तुम ज्यादा सोच रही हो, या मेरा वो मतलब नहीं था, जैसे बहाने उनके हथियार बन गए। और हर बार जब तुम पीछे हटती, हर बार जब तुम उन्हें शक का फायदा देती, तो वो हद को थौड़ा और आगे बढ़ा देते। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे थे, वो तुम्हें जानबूझकर अपने ही सिग्नल्स पर अविश्वास करना सिखा रहे थे। वो जानते थे कि एक बार जब तुम्हारा अंदर का कंपास काम करना बंद कर देगा, तो उन्हें कभी ईमानदार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद ही खाली जगहों को भर दोगी। तुम अपनी याददाश्त पर सवाल उठाओगी। तुम सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपने अनुभवों को फिर से लिख दोगी। ये गलतफहमी नहीं, ये तो दिमागी खेल था, तुम्हें अपने ही खिलाफ तैयार करना। और जब तुमने आखिरकार महसूस करना शुरू किया कि कुछ गट अब तक है, तो उन्होंने खेल फिर से पलट दिया। अचानक तुम पागल, ज्यादा सेंसिटिव और मुश्किल इंसान बन गई। जितना ज्यादा तुम सच को पकड़ ढोने की कोशिश करती, उतना ही ज्यादा वो तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते कि समस्या तुम हो, उनके काम नहीं। वो इमोशनल उतार चढ़ाव नहीं, बस तुम्हारी असुरक्षा। चोट लगना एक बात है, लेकिन धीरे धीरे जानबूझकर अपनी ही सच्चाई से दूर कर दिया जाना दूसरी बात है। इस तरह का धोखा एक गहरा घाव छोड़ देता है, क्योंकि ये तुम्हारी स्पष्टता चुरा लेता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उन्होंने क्या किया, ये इस बारे में है कि उन्होंने तुम्हें कैसा महसूस कराया कि तुम्हें उसे नोटिस करने का कोई हक ही नहीं था। लेकिन एक बार जब तुम फिर से खुद पर भरोसा करना शुरू कर देती हो, तो पूरा खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि ताकत कभी उनकी थी ही नहीं, वो तुम्हारी साफ साफ देखने की क्षमता में थी। और जब वो नजर वापस आती है, तो वो सब कुछ भी वापस आ जाता है जिसे वो तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 8, उन्हें तुम्हारी आवाज से डर लगता था, इसलिए उन्होंने तुम्हें फुसफुसाना सिखाया। इसलिए नहीं कि तुम्हारी आवाज कठोर, तेज या गलत थी, बल्कि इसलिए कि वो सच्ची थी। और सच उन लोगों को डराता है जो कंट्रोल बनाए रखने के लिए भ्रम पर निर्भर रहते हैं। तो तुम्हें सीधे सीधे चुप कराने के बजाय उन्होंने कुछ और ज्यादा चालाकी भरा किया। उन्होंने तुम्हें ये विश्वास दिलाया कि तुम्हारी आवाज मायने नहीं रखती, कि तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, कि तुम्हारे सवाल टकराव पैदा करते हैं, कि तुम्हारी ईमानदारी एक बोझ है। उन्होंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा, उन्होंने तुम्हें चुप रहना चाहा। जब भी तुम कुछ बोलती, तो उनकी आंखों का घूमना, जब भी तुम अपनी फीलिंग्स बताती, तो उनकी वो लंबी लंबी सांसें, हर बार जब उन्होंने विषय बदला या तुम्हारे अनुभव को छोटा बताया, ये सब एक सबक था। मकसद तुम्हें छोटा करना था, तुम्हें यह सोचने के लिए तैयार करना था कि आसानी से निपटने का मतलब चुप रहना है। और आखिरकार तुमने अपने विचारों को मुंह से बाहर निकलने से पहले ही एडिट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तुम्हारे पास बहुत कुछ था। लेकिन हर बार जब तुमने कुछ असली बयां करने की कोशिश की, तो उन्होंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे यह असुविधाजनक है, जैसे तुम्हारा नजरिया गलत है, जैसे तुम्हारी जरूरतें अनुचित हैं।
उन्होंने तुम्हारी सेल्फ एक्सप्रेशन को एक बोझ जैसा महसूस कराया और इसलिए धीरे धीरे तुमने शक करना, पीछे हटना, छोटा रहना शुरू कर दिया। लेकिन यह तुम्हारे फायदे के लिए नहीं था, यह उनके फायदे के लिए था, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई वो तो गड्ढबाजी करने वाली थी। यह उनकी कहानी में दरारें उजागर करती थी। यह उनके तुम्हारे साथ किए गए व्यवहार में विसंगतियों को प्रकट करती थी। यह खुद के उस वर्जन को चुनौती देती थी जिसे वो न सिर्फ तुम्हें बल्कि अपने आसपास के सभी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी आवाज में सारे सबूत थे और यही उन्हें डराता था। इसलिए उन्होंने तुम्हें चुप रहना सिखाया, ताकत से नहीं बल्कि धोखे से, तुम्हारी आवाज छीन कर नहीं बल्कि तुम्हें उसे सौंपने के लिए मनाकर। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। खामोशी हमेशा नहीं रहती। आखिरकार सच अपना रास्ता बनाकर वापस ऊपर आता है, और जब वो आता है तो वो फुसफुसाता नहीं, दहादहता है। नंबर 9, उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा नहीं, उन्होंने पहले उसकी पढ़ाई की, फिर उसे एक एक करके खोल दिया। यह क्रूरता का कोई अचानक किया गया काम या कमजोरी का कोई पल नहीं था। उन्होंने तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारी उम्मीदों और उन जगहों को जानने में समय लिया जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर थी। उन्होंने तुम्हारे बचाव के तरीकों का नक्शा बनाया और दरारें ढूंढ निकाली। हर मुस्कान, हर माफी, हर आकर्षण तुम्हारे भरोसे को टुकधे करके तोड़ने की योजना का एक सोचा समझा हिस्सा था। यह कोई आकस्मिक नुकसान नहीं था, यह सटीकता थी, एक सर्जन की तरह जिसे पता होता है कि कहाँ काटना है। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को इरादे से अलग किया। वो जानते थे कि तुम्हारे पीछे हटने से पहले वो तुम्हें कितना धक्का दे सकते हैं। उन्होंने तुम्हारी भाषा बोलना सीखा, तुम्हारी यादों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है और तुम्हें अपनी ही हकीकत पर कैसे सवाल करना है, ये सब सीखा। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसे तुम्हें बिखरा हुआ, लेकिन भ्रमित, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में रखने के लिए बनाया गया था कि वो शायद बदल जाए। और अब वो हैरान है कि कर्म का हिसाब इतना सटीक क्यों लग रहा है, क्योंकि वो है। जो उन्होंने तुम्हारे अंदर डाला था वो अस्त व्यस्त नहीं था, वो मेथोडिकल था। तो अब जो नतीजे आ रहे हैं वो कोई अचानक आया तूफान नहीं, बल्कि वो ठंडा, हिसाब बराबर करने वाला सच है। ब्रह्मांड सहानुभूति नहीं बांट रहा है, वो सटीक न्याय दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने तुम्हें तोड़ा था। वो अब शिकायत नहीं कर सकते। उन्होंने इमोशनल शतरंज का खेल खेला था और अब चालें वापस आ रही हैं। जो कर्म वो भुगत रहे हैं वो एक आईना है जो उनके हर सोचे समझे कदम, उनके हर खामोश घाव को दर्शा रहा है। ये गंदा या इमोशनल नहीं है, ये क्लिनिकल है, क्योंकि यही उन्होंने बनाया था। उन्होंने सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, उन्होंने उसे टुकड़े करके अलग कर दिया, और अब उन्हें बदले में तोड़े जाने का स्वाद मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम ठीक हो जाओगी। वो सिर्फ उस ठंडी सटीकता को महसूस करेंगे जो उन्होंने गति में लाई थी, और यह उनका बोझ है। नंबर 10, तुम्हारी बर्बादी एक ग्रुप प्रोजेक्ट थी। उन्होंने बस उम्मीद की थी कि तुम सिर्फ खुद को दोष दोगी। वो अकेले काम नहीं कर रहे थे, यह एक सामूहिक प्रयास था, चाहे वो साफ दिखे या बंद दरवाजों के पीछे छिपा हो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्होंने अकेले काम नहीं किया, उनके पास एक खामोश टीम थी। वो लोग जो देखते रहे, तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करते रहे या खड्डे होने के बजाय बहाने बनाते रहे। उन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि तुम सारा दोष अपने ऊपर ले लोगी, यह मानते हुए कि तुम हर गलती को अपने अंदर संभालोगी, जबकि वो आराम से दूर रहेंगे। यही उनकी योजना थी, तुम्हें तुम्हारे दुख में अकेला कर दो, ताकि सच को कभी इतनी ऊंची आवाज न मिले कि वो भ्रम को तोड़ सके। चुप रहने वालों की खामोशी तटस्थता नहीं थी, यह दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति एक खामोश वफादारी थी। जब लोग कुछ गलत होता हुआ देखते हैं और चुप रहते हैं तो वो एक साइड चुन लेते हैं। वो अनुमति दे रहे होते हैं, वो बिना शब्दों के कह रहे होते हैं कि यथास्थिति बनाए रखना तुम्हारी भलाई से ज्यादा मायने रखता है। उनकी वफादारी तालियों या दिखाई देने वाले समर्थन से नहीं, बल्कि अनुपस्थिति, टालमटोल और गलत को चुनौती देने से, इनकार से चिह्नित होती है। तुम्हें उन लड्ढाइयों को लड्डिचने के लिए छोड़ देच दिया गया था जो कभी तुम्हारी अकेले की नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारा दर्द अदृश्य हो गया क्योंकि जो बोल सकते थे वो चुप रहे, और वो खामोशी वो एक उतना ही वास्तविक घाव है जितना कि दुर्व्यवहार करने वाले द्वारा दिया गया घाव, क्योंकि उसने तुम्हें न केवल खुद पर बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर भी शक करना सिखाया।
उसने तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि किस पर भरोसा करना सुरक्षित है और कौन बस तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो कह सके, मैंने कुछ नहीं देखा। उस सामूहिक प्रयास का मकसद तुम्हारी रक्षा करना नहीं था। यह उस व्यक्ति की रक्षा करना था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। यह डर, कायरता और स्वार्थ पर बना एक सिस्टम था और इसे पहचानना जरूरी है ताकि तुम उनकी खामोशी का वजन अपने बोझ के रूप में न उठाओ। दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति उनकी वफादारी तुम्हारी सच्चाई को कम नहीं करती। यह सिर्फ उस साहस को उजागर करती है जो एक ऐसी खामोशी की भीड़ से ऊपर उठने के लिए चाहिए जो कभी तुम्हारी तरफ होनी ही नहीं थी। नंबर 11, यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह पूरी प्लानिंग के साथ किया गया धोखा था। हर काम जानबूझकर, अभ्यास करके और ठंडी सटीकता के साथ किया गया था। यह कोई अचानक हुई गलती या गुस्से में की गई भूल नहीं थी। यह एक सावधानीपूर्वक नियोजित प्रदर्शन था जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जबकि अपराधी के हाथ साफ रहे। उन्होंने सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि तुम्हें हर कट महसूस हो, लेकिन तुम यह साबित न कर सको कि यह किसने दिया। उन्होंने अपने कार्यों का समय तब चुना जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर थी, जब तुम्हारा गार्ड नीचे था, जब तुम उम्मीद से भरी थी या जब तुमने सबसे कम उम्मीद की थी। जो शब्द उन्होंने चुने, जो पल उन्होंने चोट पहुंचाने के लिए चुने, वो सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे जिसका उन्होंने तुम्हें संतुलन से बाहर रखने के लिए पालन किया। यह अराजकता नहीं थी, यह मौके के रूप में प्रच्छन्न नियंत्रण था। उन्होंने ऐसी माफी का अभ्यास किया जो वादों की तरह लगती थी, लेकिन वे सिर्फ तुम्हें बार बार उम्मीद में फंसाने के लिए लाइनें थीं, जिन्हें कोई उंगलियों के निशान नहीं, सिर्फ दरारें खोदने के लिए बनाया गया था। उन्होंने अपने निशान इतने अच्छे से ढके कि तुमने अपनी ही यादों पर शक करना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि क्या तुम अपनी दुनिया में बनती दरारों की कल्पना कर रही हो, क्योंकि तोड़-फोड़ का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था। धोखा बाहरी लोगों के लिए अदृश्य था क्योंकि यह जोरदार या लापरवाह नहीं था, यह सूक्ष्म और रणनीतिक था। असली नुकसान सतह के नीचे था, उन क्षणों में छिपा था जो अकेले तो महत्वहीन लगते थे, लेकिन साथ मिलकर तुम्हारी नींव को चकनाचूर कर दिया। इस तरह का धोखा एक गहरा घाव छोड़ता है क्योंकि यह तुम्हारे भरोसे के साथ उस स्तर पर खेलता है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। यह सिर्फ चोट लगने के बारे में नहीं है, ये मात खाने, हेरफेर किए जाने और गैसलाइट किए जाने के बारे में है, ताकि तुम उस पर सवाल उठाओ जिसे तुम कभी ठोस और सच्चा मानती थी। ये एक ऐसा नाच है जिसमें तुम्हें कभी कदम नहीं पता थे, लेकिन परिणाम तुम्हें भुगतने पड़े। और अब जैसे जैसे दरारें चौधी होती हैं, कोरियोग्राफी खुलती है, मुखौटा फिसलता है, सावधानी से बनाया गया भ्रम टूट जाता है और उस क्रूर सच्चाई को उजागर करता है कि यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह एक सोचा समझा प्रदर्शन था जिसका मकसद तुम्हें चुपचाप, कुशलता से और पूरी तरह से तोड़ना था। नंबर 12, वो अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे थे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। बेहतर बनने के लिए संघर्ष करने और जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए चुनने में बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई मैं कोशिश कर रहा हूं को कवच के रूप में इस्तेमाल करता है तो यह अक्सर एक ढाल होती है, तलवार नहीं। लेकिन ये लोग, वे अपनी खामियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वे नियंत्रण का इस्तेमाल कर रहे थे। हर गलत कदम एक चुनाव था, हर बहाना एक धुआं था। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें उन तरीकों से चोट पहुंचाई जिससे तुम यह सवाल करती रही कि क्या यह जानबूझकर था, क्योंकि अगर यह आकस्मिक लगता तो वे जिम्मेदारी से इनकार कर सकते थे। उन्होंने क्रूरता को प्रशंसनीय इनकार में छिपाया, इसे आधे सच, भूलने की बीमारी या तनाव में लपेटकर, और यह काम कर गया। तुमने खुद को अपने दर्द की हकीकत पर शक करते हुए पाया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी सीधे उन पर आरोप लगाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया। जवाबदेही, यह वह रेखा थी जिसे वे पार करने से इनकार करते थे। अपने कार्यों को स्वीकार करने का मतलब था गलती मानना, कमजोरी और नियंत्रण खोना, और यह उनके लिए बहुत महंगा था। इसलिए इसके बजाय उन्होंने आसान रास्ता चुना, गलतियों के रूप में प्रच्छन्न क्षति, बहानों के पीछे छिपी हानि, और जहां ईमानदारी होनी चाहिए थी वहां खामोशी। यह रणनीति आकस्मिक या अज्ञानता से पैदा नहीं हुई है, यह एक सोचा समझा रक्षा तंत्र है जिसे तुम्हारी कीमत पर खुद को बचाने के लिए बनाया गया है। वे जिम्मेदारी की कीमत के बिना तुम्हारी मौजूदगी के लाभ चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें अनुमान लगाते, सवाल करते और अंततः अपने ही फैसले पर शक करते रखा।
लेकिन यहाँ कठोर सच्चाई है, नुकसान पहुंचाना, चाहे कोशिश में लिपटा हो या नहीं, फिर भी घाव छोड़ता है और प्रशंसनीय इनकार प्रभाव को नहीं मिटाता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने शर्त लगाई कि तुम उन्हें नहीं बुलाओगी, कि तुम उनके कार्यों का वजन उठाओगी, जबकि वे आजाद घूमेंगे। वे सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे थे, वे चुन रहे थे। और अब उन चुनावों के ऐसे परिणाम हैं जिन्हें कोई बहाना छिपा नहीं सकता। नंबर 13, तुम ज्यादा सेंसिटिव नहीं थी, वो ज्यादा बेरहम थे। जो लोग चोट पहुंचाते हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट को पलटना और तुम्हें खुद पर सवाल करने पर मजबूर करना आसान होता है। तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करना कि तुम्हारी भावनाएं समस्या है, जबकि हकीकत में उनकी क्रूरता ही असली मुद्दा है। उन्होंने सिर्फ गलती से कठोर व्यवहार नहीं किया, उनका व्यवहार तेज, जानबूझकर और अनअपोलोजेटिकली कच्चा था। लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय उन्होंने तुम्हारी प्रतिक्रियाओं पर उंगली उठाई, तुम्हें ज्यादा इमोशनल या टू मच का लेबल दिया ताकि दोष को स्थानांतरित किया जा सके। उन्होंने तुम्हारे अंदर लगाए गए शक पर भरोसा किया। हर बार जब तुमने उनके कार्यों को बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने ध्यान इस पर पुनर्निर्देशित किया कि तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी, न कि उन्होंने क्या किया। वे जानते थे कि अगर वे तुम्हें अपनी भावनाओं पर सवाल करने पर मजबूर कर सकते हैं, तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या तुम चीजों की कल्पना कर रही हो, नाटकीय हो रही हो, या बस बहुत संवेदनशील हो, तो तुम उन्हें जवाबदेह ठहराने में संकोच करोगी। यह तुम्हें बिना एक शब्द कहे चुप कराने का एक तरीका था। उनकी बर्बरता हेर फेर में लिपटी हुई थी। उन्होंने तुम्हारी सहानुभूति और आत्म जागरूकता पर भरोसा किया ताकि तुम खुद पर शक करने के चक्र में फंसी रहो, जबकि उनका व्यवहार अनियंत्रित रहे। और क्योंकि तुम्हें परवाह थी, तुमने दोष को आत्मसात कर लिया, यह सोचते हुए कि शायद अगर तुम बस अलग तरह से प्रतिक्रिया करती तो चीजें बदल जाती। लेकिन समस्या तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं थी, यह तुम्हारी भलाई के प्रति उनका जानबूझकर किया गया अनादर था। इसे पहचानने से स्क्रिप्ट पलट जाती है। यह तुम्हें गलत जगह पर रखे गए अपराध बोध का वजन उठाने से मुक्त करता है और असली मुद्दे पर एक स्पॉटलाइट डालता है। तुम्हें चोट पहुंचाने का उनका बर्बर चुनाव और जवाबदेही से बचने के लिए बनाया गया उनका भावनात्मक कवच। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अमान्य व्यवहार पर वैध प्रतिक्रियाएं थीं। तुम ज्यादा सेंसिटिव नहीं थी, वो ज्यादा बेरहम थे, और उन्होंने धुएं के पार देखने और अपनी सच्चाई को पुनः प्राप्त करने की तुम्हारी ताकत को कम करके आंका। नंबर 14, यह जो हो रहा है, ये बदला नहीं है, ये बस हकीकत है जो अपना हिसाब बराबर कर रही है। गुस्से से भरे प्रतिशोध और किसी के कार्यों के प्राकृतिक परिणामों के अंततः सामने आने में जमीन आसमान का अंतर है। यह कोई नाटकीय बदला या अपमानित करने या चोट पहुंचाने के लिए बनाई गई कोई सोची समझी योजना नहीं है। यह बस अडिग, अटल और धैर्यपूर्वक अपने पल का इंतजार करती हुई निर्विवाद सच्चाई है। कोई जादू टोना नहीं, कोई साजिश नहीं, बस सालों से क्रेडिट पर लिए गए दर्द का बिल आखिरकार आ गया है। उन्होंने तुम्हारी दया, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी माफी को एक अंतहीन आड़ की तरह खर्च किया। कभी वापस चुकाने का इरादा नहीं था, हमेशा यह उम्मीद करते हुए कि तुम कीमत चुकाओगी। लेकिन कर्ज, चाहे कितना भी चालाकी से छिपाया या नजरअंदाज किया जाए, हमेशा चुकौती की मांग करता है। और अब वह पल आ गया है। जो परिणाम तुम देख रही हो, वो तुम्हारी तरफ से द्वेष के बारे में नहीं है। वे परिणामों की परवाह किए बिना किए गए विकल्पों के प्राकृतिक, बिना लीपापोती वाले परिणाम हैं। यह ब्रह्मांड है जो तराजू बराबर कर रहा है, प्रतिशोध से नहीं, बल्कि निष्पक्षता से। वे जवाबदेही के बिना जीना चाहते थे, लेकिन जवाबदेही अथक है, यह बातचीत नहीं करती और न ही भूलती है। यह पल तुम्हारे उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश के बारे में नहीं है, यह उनके अंततः उस चीज का वजन महसूस करने के बारे में है जिसे उन्होंने तब स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जब यह मायने रखता था। यह सच्चाई का ठंडा, नैदानिक आगमन है, कोई प्रतिशोध नहीं। और जबकि यह तीव्र या कठोर भी लग सकता है, यह ठीक वही है जो भ्रम को चकनाचूर करने और उन्हें यह जगाने के लिए आवश्यक है कि उन्होंने क्या बोया था। इसलिए जब परिणाम सामने आए तो याद रखना, यह तुम्हारी करतूत नहीं है, यह बस वास्तविकता है जो अपने दम पर हिसाब बराबर कर रही है। कोई नाटक नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस उन कार्यों के निर्विवाद परिणाम जो हमेशा के लिए दबे नहीं रह सकते थे। तुमने जो सहा वह कभी कोई संयोग या क्षणिक चूक नहीं थी, यह एक सावधानी से बनाया गया तूफान था जिसका मकसद तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को हिलाना था। फिर भी
इस तरह की जानबूझकर की गई क्रूरता के सामने तुम टूटी नहीं, बल्कि तुमने कुछ और भी ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे प्रतिशोध के कार्य नहीं हैं, बल्कि परिणाम से मिलती हुई सच्चाई की प्राकृतिक अटूट प्रतिक्रिया है। वे तुम्हारी तरफ से सादा नहीं है, वे ब्रह्मांड का एक ऐसी कहानी में संतुलन बहाल करने का तरीका है जो कभी एक तरफा थी। यह पल एक अंत का नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शुरुआत का प्रतीक है। यह तुम्हारे पुनः प्राप्त करने का भोर है, उस कहानी को फिर से लिखने का तुम्हारा मौका है जो तुमसे चुरा ली गई थी। अब और खामोशी तुम्हारा पिंजरा नहीं होगी, अब और शक तुम्हारी प्रवृत्ति को नहीं डुबोएगा, और अब और उनके ध्यान से डिजाइन किए गए घाव तुम्हारी कीमत को परिभाषित नहीं करेंगे। तुम परिवर्तन के किनारे पर खड़िड्ढी हो, न केवल अस्तित्व के साथ, बल्कि आग में गढ़ी गई बुद्धि और दर्द से तेज हुई स्पष्टता के साथ सशस्त्र हो। याद रखना, सच्ची ताकत तूफान से बचने से नहीं आती, बल्कि बारिश में नाचना सीखने से आती है। और तुम्हारा नाच तो अभी शुरू हो रहा है। अतीत भले ही अंधकारमय और जानबूझकर रहा हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य खुला है और तुम्हारे आदेश पर है। तुम आगे आने वाली चीजों की लेखिका हो, अपनी शांति की वास्तुकार हो, और वह निर्विवाद ताकत हो जो उनके द्वारा लगाए गए हर सोचे समझे फ्रैक्चर से ऊपर उठेगी। इस सच्चाई को पकड़ DDH कर रखो। ताकत उनकी लेने की नहीं थी, यह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, उस पल का इंतजार कर रही थी जब तुमने इसे पुनः प्राप्त करने का फैसला किया। तो आगे बढ़ो, साहसपूर्वक, बिना किसी माफी के और बिना किसी हिचकिचाहट के। यह तुम्हारी जीत है, इसलिए नहीं कि अतीत सहना आसान था, बल्कि इसलिए कि तुमने उससे टूटने से इनकार कर दिया। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अब असाधारण होने वाली है। अगर यह संदेश आपकी आत्मा से जुड़ा है और आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लाइक करो अगर तुमने इस ताकत को महसूस किया। नीचे कमेंट करके अपनी कहानी या विचार बताओ, यहाँ तुम्हारी आवाज की कीमत है। और इसे उसके साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। हम सब मिलकर ज्यादा मजबूत बनते हैं।